मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत तो दे दो। मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगा और मुझे मनाकर घर के अंदर ले आया। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरा पति भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोले में डाल दिया और बोली उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बच्चा मेरे अलावा उसे कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो अंजलि। मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 सालों से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि असल ये है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सोना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले के जैसा ही रखूँगा। तुम इस घर की मालिकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो यह सब सुनकर ही हिम्मत हार रही थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि अब मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मनीष की बात सुनकर मैं बेहाल हो गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है अंजलि, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरा पति मुझसे दूसरी शादी की धमकी दे रहा है और वो कहता है कि तुम बांझ हो, माँ नहीं बन सकती, अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की परेशानी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज मेरे सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उसी दिन घर से निकाल कर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगा। भला उस पूजा का जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, अगर अभी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान थी, मनीष पूजा की बात कैसे इतना जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप कर गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि पूजा मेरे पास आई। बोली, कविता, बोली अंजलि, किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी का दर्द हो रहा है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, पूजा ये सब क्या है, कैसे हुआ? दरअसल पूजा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था कि वह प्रेग्नेंट है। अब पूजा ने अचानक दाई को बुलाने के लिए कहा। मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी कि मैं दाई का कहाँ से इंतज़ाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा
हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुला लिया था। दाई पूजा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। बहुत खुशी थी। बोली, पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैं खुशी से उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, पूजा, कौन सी बात? तब पूजा बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो मनीष तुम्हें तलाक दे देगा और मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। पूजा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, मगर मैं बोली, पूजा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? पूजा बोली, अंजलि, तुम इस बात की फिक्र मत करो। अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, पूजा, तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूजा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा पति विदेश चला गया है। मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी? मैं चुप कर गई थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे पूजा मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। फिर मैंने भी खुशी से उस बच्ची को ले लिया। अगर उसे कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, यह देखो मनीष, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर मनीष बहुत हैरान हुआ था। मनीष बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने मनीष को पूजा की सारी बात बता दी। वह बहुत खुश हो गए और बोले, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया है। मुझे अब दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मनीष के मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्चे के का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूजा ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी। तुम उसके लिए दूध के डब्बे का इंतजाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी मनीष को बाहर भेज कर दूध का डब्बा मंगवा लिया। मनीष भी हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध पिला देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रहती। मनीष भी मेरे साथ ही साथ आ गए। कोशिश कर रहे थे कि बच्ची को कैसे चुप कराया जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मनीष बोले, मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। ये अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उस वक्त मैंने गुस्से से मनीष की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही दिन में आप इस बच्ची से तंग आ गए हो? जो मुझे कह रहे हो उसकी माँ के पास ले जाओ। मनीष बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास। जब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्चे के रोने की वजह से बहुत घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उस घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान हो गई कि
वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लेटाया और बाथरूम को चेक किया, वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, तब मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, अंजलि, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है और इसके बाप को पता नहीं है कि मेरी गोद में कोई बच्चा भी पल रहा है। और यह बात मैंने मनीष को भी नहीं बताई, वरना मेरा घर उजड़ जाता। अंजलि, तुम बच्चे के लिए थोड़ा सही थी, इसलिए यह मैंने तुम्हें दे दी और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज तुम्हें मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। पूजा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, कैसे इतना गलत काम कर सकती थी। और फिर वह अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। ये बात सच है कि मुझे बच्चों की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मनीष को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मनीष ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोले कि आज तो तुमने ये बात कर ली है, मगर दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने मनीष को समझाते हुए कहा था कि हम अपनी जान पहचान वालों से बच्चा गोद ले लेंगे। तब मनीष इस बात के लिए राजी हो गए थे, मगर आज जब पूजा ने अपनी बेटी मुझे दे दी तो मनीष ने मना नहीं किया था, क्योंकि पूजा उनकी नज़र में अच्छी औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई थी। मनीष भी सो चुके थे। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे मनीष को ये सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों में काट दी थी और फिर इस फैसले पर पहुंची, मैं मनीष को पूजा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। मनीष बोला, उसकी माँ को बुलाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं पूजा की तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची को मनीष को दे दिया और खाने की ट्रे सजा कर पूजा के घर चली गई। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, मनीष, पूजा तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। मनीष बेहद हैरान हुए और बोले, क्यों, वह कहाँ जा सकती है? मैं बोली, मैं रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई थी तब भी वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसान मत रहोगी, इसीलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसीलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आ गई थी। और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं थी। मरीज उसके लिए परेशान हो गया था। वह बोला, मैंने आज तक पूजा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान को दुआ मांगी कि मनीष को इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम रेखा रख लिया। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने के लिए गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज़ नहीं किया था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मनीष को जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छाला ही बना लिया। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थीं, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था।
अब मेरी रेखा बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी आप अच्छे से दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हो, अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रेखा की तरह ना हो। मैं हैरान हो गई। फिर बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है रेखा को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, ऐसा ही ख्याल है मेरा। रेखा से बहुत मोहब्बत करती थी मैं, और मनीष भी उस पर जान छिड़कते थे क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन रेखा के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने मनीष से कह दिया था कि मुझे अब और नौकरानी की ज़रूरत है। ऐसे 2 बच्चे हो गए हैं। रेखा को तो अभी नौकरानी ही संभालती थी। अब रेखा 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वह अगर एक जगह टिक कर बैठ जाती हो। परेशानी तो असल तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर का काम। अब तो मेरी मनीष से लड़ाई भी होने लगी थी क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में सुस्ती कर रहे थे। मेरी कामवाली को 2 दिन हो चुके थे और मेरी नज़र में 48 घंटे बहुत होते हैं कोई काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो रेखा के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफ़ा मैं उसको नहला रही थी, तभी मुझ पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि पूजा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस टाइम तुम मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो ये भी रेखा की तरह हो जाएगा, क्योंकि रेखा एक किन्नर थी। मुझ पर जब ये हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फुट फुट कर रो रही थी। उस दिन तो मुझे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। मनीष को लगा कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। मनीष ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रेखा की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रेखा से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज़्यादा। मुझे रेखा प्यारी थी क्योंकि रेखा ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। पुनीत अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। वह कहता है कि वे बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करती है। पुनीत की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने पुनीत को समझाया था, वह अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन पुनीत, तुम अब मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर पुनीत बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वह रेखा का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। पुनीत की तरफ से मैं बहुत संतुष्ट थी, लेकिन रेखा को लेकर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर ली थी। वह अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वह रोते हुए मेरे पास आई थी और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों मेरी पहचान छिपाई? मुझे किसी से भी छुपने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया है, मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। रेखा को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़पती थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रेखा का व्यवहार ठीक होने लगा।
एक दिन मनीष गुस्से में बरसे और रेखा पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे रेखा को बचाया था। मैंने मनीष से रेखा को मारने की वजह पूछी तो मनीष ने गुस्से से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मनीष के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें रेखा डांस कर रही थी। रेखा ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिख दिया कि मैं किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। मनीष एक बार फिर रेखा की तरफ चीखते हुए बढ़े और कहा था, इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है? इस शब्द का लिखना मनीष रेखा का बचपन समझ रहे थे। और तभी आगे बढ़कर मैंने मनीष से कहा, मनीष ये सच है, हमारी रेखा सचमुच में किन्नर है। ये बात सुनते ही मनीष के चेहरे पर मौत के से आसार फैल गए थे। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक बोल ही नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकला, अंजलि यह तुम क्या कह रही हो? कह दो कि ये झूठ है। नहीं मनीष, ये सच है। जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी रेखा बोली, पापा जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो भेज दे मुझे मेरे जैसे लोगों के पास। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही मनीष ने रेखा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसा करो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। उसे कहते ही मनीष ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर मनीष ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने मनीष से कहा, मैं भी रेखा के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे के बाहर ही निकाला था कि मनीष ने कहा, अगर तुम रेखा के साथ गई तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। मनीष का ये शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे पुनीत भी रोता हुआ आया और कहने लगा, मम्मी रेखा मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मनीष ने पुनीत को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि जैसे मनीष भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर रेखा को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी रेखा उनकी। जैसे तैसे रात कटी, सुबह हुई। बेमन से मैं घर के काम कर रही थी। अभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रेखा खड़ी थी। मुझे सामने देखकर मुझसे लिपटकर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करें। इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रेखा को इतनी खराब हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं रेखा को अपने पास बिठाई, उसे पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है तुझे, सब ठीक तो है क्या? रेखा ने रोते हुए बताया कि मम्मी मैं घर से गुस्से में निकल गई थी, ये सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। तभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वे मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह ढाबे पर आया था। उन लोगों ने अब उन लड़कों को मेरे साथ जबरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वह समूह किन्नर लोगों का था। उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले, जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उस एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वे जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा कि और हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही हैं। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है, हम भी सब कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी, आप और पापा मुझे माफ़ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छाव में रखो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। रेखा के पीछे से मनीष की आवाज़ आई।
तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं मनीष कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे और रेखा मनीष के सीने से लिपट कर रोने लगी। मनीष ने उसे चुप कराया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर रेखा अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। रेखा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हम लोगों को सबकी बातें सुनना पड़ी, लेकिन मनीष और मेरे हौसला देने पर रेखा आगे बढ़ती चली गई और आज मेरी रेखा एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू रखा है। जिस मरीज पर हाथ रखती है वो हंसता खेलता अपने घर वापस आता है। दोनों बहन भाई ने मिलकर एक एनजीओ खोला जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले रेखा को लेकर तरह तरह की बातें करते थे उनके मुंह बंद हो चुके हैं। दूर दूर तक मेरी रेखा का नाम था। जब भी रेखा को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प कहानी के साथ।